नमस्कार साथियों। भारत में गाहे बगाहे जाति व्यवस्था पर बात होती रहती है और ये हर बार बात पॉलिटिकल गलियारों से स्टार्ट होती है और आम जनमानस को प्रभावित करके झकझोर कर चली जाती है। एजेंडा जरूर राजनीतिक होता है लेकिन चर्चा सामाजिक हो जाती है। हमने बहुत सारे विमर्श लोगों के सुने हैं, पक्ष में विपक्ष में, या बेवजह के तर्क भी बहुत सारे आते हैं। आज की इस वीडियो में हमारा प्रयास है कि हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो कि इन विवादों को सुलझाने में थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं। चूंकि एक ऐसा विवादित विषय है जिस पर कोई कंक्लूजन देना अपने आप में बहुत कठिन बात है, क्योंकि जिस पर कई वर्षों से लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, उस पर कोई एक राय नहीं हो सकती है। अगर इतना आसान होता तो अब तक एक राय बन जाती। अलग अलग मत हैं, लेकिन ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इस मत के बीच में एक जो बड़ा सवाल बन करके आया कि क्या जाति व्यवस्था का निर्माण ब्राह्मणों ने किया है या जाति व्यवस्था का निर्माण समय कालखंड के बदलाव ने किया है। ये सवाल जन्म लेता है जब आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आता है। चूंकि जाति व्यवस्था पर बातचीत स्टार्ट हुआ समाजवादी पार्टी के वर्तमान के नेता, इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, तब वो ऐसी बात नहीं करते थे। वर्तमान में वो समाजवादी पार्टी में हैं और इसलिए उन्होंने रामचरितमानस पर कई सवाल खड़े किए हैं। तुलसीदास के द्वारा रचित एक चौपाई पर उन्हें आपत्ति है। ये आपत्ति सिर्फ उनकी नहीं है, कई और लोगों ने दर्ज कराई है, मसलन बिहार के भी एक नेता ने। और उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं वो सब पब्लिक डोमेन में है, आप सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को थोड़ा सा समझेंगे तो बात ज़्यादा समझ में आएगी। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, वो बसपा के कमजोर होने का पूरा फायदा उठाना चाहती है, इसलिए वो दलित चेतना की बात कर रही है। अब आप ये समझ गए होंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य या अखिलेश यादव को इससे कोई बहुत लगाव नहीं है कि रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है। बस वो ये चाह रहे हैं कि जो दलित वोट बसपा से कटे वो उनके पहले में आ जाए, इतनी सी बात है। और इसमें दूध के धुले हुए भाजपाई भी नहीं है, उन्होंने भी कई तरीके से हथकंडे अपना करके वोटों को अपनी तरफ करने का प्रयास किया है। तो ये राजनीतिक बात हो गई कि चर्चा हुआ क्यों, ज़्यादा चर्चा का विषय क्यों बना। इसी प्रकार की पॉलिटिक्स का हिस्सा है, क्योंकि बिहार में भी चुनावी बिगुल बजने वाला है, तो वहाँ पर भी ऐसे बयान देखने को मिले हैं। मामला समझने का ये है कि क्यों चर्चा का विषय है, और जो सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हुआ कि क्या वास्तव में ब्राह्मण ही हैं जो इस जाति व्यवस्था के निर्माण के कारण है। देखिए, जाति व्यवस्था के निर्माण के कई कारण हैं, सिर्फ एक कारण नहीं है। कोई व्यवस्था अगर हजारों वर्ष तक किसी समाज में बनी हुई है तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे कोई एक कारण नहीं रहा होगा, कई कारण हैं। और उनमें से जो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिसको मैं आर्थिक कारण के वर्गीकरण में रखता हूँ, हालांकि कारण कई हैं, धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो आर्थिक कारण है। और इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस होगा कि हम आर्थिक कारण पर ही चर्चा करें। और अगर आपको ये पसंद आएगा, आर्थिक कारण जो है वो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक बात हो रही है, तो आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। तो हम सामाजिक और राजनीतिक पक्ष और साथ साथ धार्मिक पक्ष क्या है उस पर बात कर लेंगे। कई बार ये देखने में लगता है कि चूंकि ये मामला एक वर्ण व्यवस्था से निकल करके जाति व्यवस्था में, और जाति व्यवस्था में जो सबसे ऊपर के लोग हैं उनके द्वारा चलाई जा रही ऐसी भ्रांतियां समाज में हैं, और इसीलिए विद्वेष की भावना भी समाज में देखने को मिलती है। लेकिन क्या उसके पीछे धार्मिक कारण है भी या नहीं है, ये हम लोग बाद में समझेंगे। अगर आर्थिक कारण आपको समझ में आए तो निश्चित तौर पर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे आपके तर्क को देखने के बाद में। मैं कोई बात कहूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई व्यक्तिगत विचारधारा राजनीतिक नहीं है, तो मैं किसी भी एजेंडे के तहत कोई भी बात करने नहीं जा रहा हूँ। शुरुआत से बिल्कुल शुरू करते हैं।
जब इंसान को कुछ भी नहीं पता था। हाँ, कुछ भी नहीं पता होने का मतलब कि उस जाति वर्ण व्यवस्था, धर्म कर्मकांड इन सब से बहुत दूर था। और जैसे एक जानवर होता है कि वो जब उसको भूख लगती है तो खाने के लिए कुछ ढूंढता है, इंसान भी जब ऐसा था तो वहां से शुरुआत करते हैं। इसको हम कहते हैं कि पाषाण काल का मानव है, यानी कि एक ऐसा कालखंड जो प्रकृति के द्वारा निर्मित कंदराओं में गुफाओं में रहता था। एक प्रकार का आखेटक था। हाँ, आखेटक भी किस तरीका, डरपोक आखेटक था। जब कोई बड़ा जानवर किसी छोटे जानवर को मार करके खा लेता था तो जो हाड़ मांस बच जाता था उसके खाने के बाद में उसको इंसान खाता था। ये उसका शुरुआती जीवन था। और उसके साथ साथ फल फ्रूट जो कि जंगल में उग आते थे स्वयं उनको वो खाता था, यानी कि वो कोई कृषि वगैरह करना नहीं जानता था। चीजें आगे बढ़ी। आप जानते हैं कि इंसानों ने आग का प्रयोग जो है करना मध्य पाषाण काल में स्टार्ट कर दिया। शुरुआत पूरा पाषाण काल में ही उसको आग की जानकारी हो गई थी, लेकिन उसका प्रयोग करना वो जान पाया मध्य पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल में आग के प्रयोग ने इंसान को एक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। इससे पहले वो बड़े जानवरों से बड़ा डरता था कि तुम मार डालेंगे। जब आग उसके पास हो गया तो पहली बात तो उसने जंगलों को साफ किया कि दूर तक दिख सकता है कि शेर कहाँ से आ रहा है, हाथी कहाँ से आ रहा है, भालू कहाँ से आ रहा है। तो जंगलों को जला करके उसने साफ करना शुरू किया। इससे उसकी पावर बढ़ी। दूसरी पावर उसको उससे इससे बढ़ी कि जो जानवर थे उनको आग के बारे में कोई जानकारी नहीं था। इंसान को जानकारी होगा तो बड़ी डरने लगे इंसान से कि इसके पास कोई ऐसा पावर है कि जला देता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। और वहां से धीरे धीरे क्या हुआ, इंसान ताकतवर होना स्टार्ट हुआ। फिर उसने पशुओं को पालना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे नवपाषाण काल आते आते कृषि करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही इंसान ने कृषि करना प्रारंभ किया, पूरी व्यवस्था जो आप वर्तमान में देख रहे हो ये वहीं से बीजारोपण हो जाता है। ठीक है ना? क्योंकि जब तक आप घुमक्कड़ी हो, आपका कोई नहीं है, तो आप कोई संग्रह किसके लिए करो? भाई कभी आपने किसी शेर को देखा है कि वो अपने नाम पे 10 बीघा जमीन लिखवा रहा है? वो तो जंगल का राजा है, जंगल बहुत बड़ा होता है। हाँ? कभी किसी मीटिंग में उसने कहा हो कि नहीं लोमड़ी सुनो 10 बीघा खेत मेरा है? नहीं। किसके लिए रखेगा? क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं है, उसका कोई फैमिली नहीं है। जो उसकी फिजिकल नीड है वो जो उसके अपोजिट सेक्स वाले लिंग वाले हैं उनसे वो उसको पूरा करता है, लेकिन उसको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको उसके पास कोई अपनी संपत्ति नहीं है जो उसको आगे बढ़ाना है। आप समझना मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि वास्तव में जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था जन्म कहां से लेती है, आर्थिक कारण यही है। तो इंसान ने जब कृषि करना प्रारंभ किया तो सबसे पहला बदलाव ये हुआ कि अब वो घुमक्कड़ ही नहीं रह गया, अब वो एक स्थान पर रहने लगा। अभी तक तो घूम रहा था, कभी यहाँ है कभी वहां है, क्योंकि वो आखेटक था। जानवरों को मार करके खाना, कहीं पर कंदमूल मिल गया, कोई फल मिल गया तो उसको खा रहा है। जब कृषि उसने किया तो वो रुकने लगा एक जगह पर। रुकने लगा तो उसने बस्तियों का निर्माण किया। भाई रहेगा जहां पर परमानेंट रहेगा, कुछ रहने का व्यवस्था बनाएगा, तो बस्तियों का निर्माण कर डाला। कृषि करना उसने प्रारंभ कर दिया तो एक जगह पर रहने लगा, बस्तियों को बनाने लगा। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां विकसित हुई। नवपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां विकसित होती हैं। या, यानी कि इंसान जो है धीरे धीरे धातु को खोजने का प्रयास कर रहा है। और धातु का उपयोग क्या करेगा? वो जुताई करेगा। जुताई करने से क्या होगा, और जुताई करेगा और हथियार नए नए बनाएगा। इससे उसके दो फायदे होंगे, एक तो कृषि उन्नत होगी और दूसरा हथियार बनाने से उसकी शक्ति जो है मजबूत हो जाएगी। और ये दोनों काम धीरे धीरे पहले ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां और उसके बाद में कांस्य युगीन जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता में आपको देखने को मिलेगी। तो अब हुआ क्या कि इंसान ने क्या करना प्रारंभ कर दिया, कृषि, और कृषि पर व्यापक उसने काम करना स्टार्ट कर दिया।
इससे हुआ क्या कि उसके पास अतिरेक का उत्पादन होने लगा, सरप्लस प्रोडक्शन जिसको कहा जाता है। भाई अब अगर आप 4 क्विंटल पैदा कर रहे हो एक छमाही में, 6 महीने में, और उसकी उपयोगिता आपके लिए ज़्यादा है नहीं, मतलब आप कंज्यूम करने वाले हो कहीं 1 क्विंटल और आपने 4 क्विंटल पैदा कर लिया, तो बाकी जो 3 क्विंटल है वो आपके लिए क्या करेगा, एक संपत्ति का काम करेगा, उसको आप स्टोर करना चाहोगे। अब अगर आप स्टोर करते हो तो आप उसको किसको देना चाहोगे? आपसे कोई सवाल है कि पूछे कि अगर आपके पास कोई संपत्ति, कोई धन है, आपके पिताजी ने, आपके पिताजी के पिताजी ने, उनके पिताजी ने जो भी संपत्ति धन इकट्ठा किया, किसको दे दिया? किसी पड़ोसी को दे दिया या पीएम केयर फंड में दान कर दिया? उसको उसने अपने वंशजों को आगे दिया। और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक नई व्यवस्था है जिसको डेमोक्रेसी में बनाया गया है या उससे पहले राजतंत्र में बनाया गया है। ये इंसान की नैसर्गिक व्यवस्था है, ठीक है ना। ये क्या है? इंसान की नैसर्गिक व्यवस्था है। तो कृषि से क्या हुआ कि इंसान के परिवार का निर्माण हुआ। उससे पहले क्या था कि जब वो किसी जानवर की तरह किसी अपने विपरीत लिंगी के साथ में कोई संबंध होता था तो उसके आइडेंटिफिकेशन का प्रेशर नहीं लेता था वो। लेकिन जब ये हुआ कि अब उसको अपना जो अर्जित संपत्ति है किसी दूसरे को देना है, तो आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हुआ। फिर परिवार बने। अब जब परिवार बना तो क्या हुआ? बच्चे हुए। हाँ, और बच्चों को पिता के नाम मिलने स्टार्ट हो गए कि भाई हमने पैदा किया है, ये हमारा विपरीत लिंग है, इससे हमने ये बच्चा पैदा किया है और हमारी पहचान से इसकी पहचान होगी। ये परिवार निर्माण के साथ कॉन्सेप्ट आया और इसके पीछे कारण क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कैसा? सरप्लस एग्रीकल्चर, यानी कि ज्यादा उन्नत खेती होने लगी, सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, चीजें बचने लगी, तो उसको आगे बढ़ाना है। इससे क्या हुआ साथियों? निर्माण हुआ किसका? परिवार का। और परिवार का निर्माण हुआ तो पिता से उसको एक नाम मिलना स्टार्ट हुआ, पहचान मिलने स्टार्ट हुई। जाति व्यवस्था क्या है? जाति व्यवस्था की सबसे सरल परिभाषा क्या है? जाति वो है जो जाति नहीं है, यानी कि बाई बर्थ ये डिसाइड होता है कि आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो या आप शूद्र हो। ये बाई बर्थ डिसाइड होता है। और ये क्यों डिसाइड होना स्टार्ट हुआ? इसके पीछे का कारण था परिवार का निर्माण। परिवार के निर्माण ने ही इसको डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इंसान की जो आर्थिक गतिविधि से सरप्लस प्रोडक्शन था उसको उसे आगे बढ़ाना था, इसलिए उसको एक आइडेंटिटी देनी ही देनी थी। और इससे पहले जो व्यवस्था चल रही थी सनातन वेदों में, उसको क्या कहा गया है? वर्ण आश्रम कहा गया है, वर्ण व्यवस्था कहा गया है। अब वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अगर आपको वास्तविक अंतर समझना है तो थोड़ा धार्मिक पक्ष पर आपको जाना पड़ेगा, जिस पर इस वीडियो में हम नहीं जाना चाहते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारा उद्देश्य इस वीडियो में सिर्फ आर्थिक जो है तौर पर यह समझाना है कि जाति व्यवस्था का निर्माण कैसे हुआ। तो साथियों हुआ क्या कि परिवार का निर्माण हो गया, परिवार बन गए और पिता अपने पुत्रों को पहचानने लगा, उसको अपनी पहचान देने लगा। और यही से बुनियाद पड़ जाती है जाति व्यवस्था की, ठीक है ना। अब चूंकि वर्ण व्यवस्था की हमने बात की तो थोड़ा सा रेफरेंस हम यहाँ पर ले लेते हैं कि वर्ण व्यवस्था ये कहता है कि समाज में वह व्यक्ति जो कर्मकांडों को कराएगा, जो हवन को कराएगा, यज्ञ को कराएगा, वो क्या होगा? वो ब्राह्मण होगा। जिसको ये बाई बर्थ डिसाइड नहीं था, जिसको रुचि है उसमें, जो उस काम को करना चाहता है। जैसे अगर आप देखेंगे समाज शास्त्र में इमाइल दुर्खेम का श्रम विभाजन का सिद्धांत, कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय समाज में देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। यूरोपीय समाज में आप देखिए श्रम विभाजन का सिद्धांत इमाइल दुर्खेम ने दिया, एक समाजशास्त्री है। तो उन्होंने क्या बताया कि हर इंसान की क्षमता के अनुसार उसके काम डिवाइड होते हैं। आज भी आप देखिए, आज भी अगर आप देखिए तो आपके घर में 4 लोग हैं तो चारों लोगों की क्षमताएं अलग हैं। कोई पढ़ने में होशियार नहीं था लेकिन मैनेजमेंट उसका अच्छा है, तो घर में कोई काम काज होता है तो उसमें बड़ा बेहतरीन काम करता है। कोई तीसरा है, उसको इन दोनों में मजा नहीं आता तो खेती बड़ा अच्छा करता है। और कोई चौथा है तो उसको पॉलिटिक्स करना अच्छा लगता है तो गांव का प्रधान बन जाता है।
तो 4 लोग, 4 अलग-अलग क्षमताएं और 4 अलग-अलग क्षेत्र। इसी प्रकार से व्यवस्था बनी ना, कि जिसकी जैसी कैपेबिलिटी थी उसको वैसे काम मिले, और इसी को कहा जाता है वर्ण व्यवस्था। धार्मिक पक्ष क्या है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो वर्ण व्यवस्था में क्या है कि जो ज्ञान, जो शिक्षा की बात करेगा, जो यज्ञ करवाएगा, जो रिचुअल्स करवाएगा, उसको ब्राह्मण। जो समुदायों की रक्षा करने का काम करेगा, यानी कि जिसको जिम्मेदारी दिया गया है सिक्योरिटी का, हाँ, वर्तमान का सिक्योरिटी गार्ड आप कह सकते हैं, वो क्षत्रियों का काम। और इसके अलावा जो व्यापार करेगा, चूंकि बाजार लगेगा, सरप्लस प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो लोगों के पास जो एक्स्ट्रा होगा वो दूसरे को बेचेंगे, वहां से धन अर्जित करेंगे और अपनी दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, पूर्ति करेंगे। तो इसके लिए बाजार बनेगा, और इन बाजार में खरीदने और बेचने के काम में इन्वॉल्व जो होगा वो कौन होगा, वैश्य होगा। और एक समुदाय जो इन सब की सेवा के लिए होगा, यानी कि भाई कहीं पर भी कोई काम हो रहा है, हाँ, पीएम ऑफिस में ही कोई काम हो रहा है, तो वहां पर जो लोग काम नीचे कर रहे हैं वो सर्विस तो किसी को दे रहे हैं, सेवा तो किसी को दे रहे हैं। आज भी नौकरी कहा जाता है, आप आईएएस हो फिर भी आपकी नौकरी ही है, राजा तो हो नहीं। तो जो इन सभी व्यवस्थाओं में सेवक का कार्य था, एक जॉब वाले का काम था, उसको शूद्र कहा गया। और इनके कहने के पीछे बहुत सारे जो धार्मिक कारण है वो ज्यादा मजबूत नहीं है, ज्यादा मजबूत आर्थिक कारण है, क्योंकि जो लोगों के इंटरेस्ट थे उसके हिसाब से उनको काम मिले। अब चूंकि मैंने बताया कि धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान की संपत्ति बढ़नी शुरू हो गई, उसने अपना एक आइडेंटिफिकेशन बनाना स्टार्ट कर दिया, और इसीलिए वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई, और एक ग्रुप बनता चला गया कि हाँ ये फलाने ग्रुप है और इसके ये लोग हैं, ये ढिमाके ग्रुप है, इसके ये लोग हैं। तो इस प्रकार अर्थतंत्र ने जाति व्यवस्था के निर्माण को बल दिया, उसकी बुनियाद को मजबूत की। ये एक कारण है आर्थिक, और किसी भी चीज के बनने में सिर्फ एक कारण नहीं, ये एक आर्थिक कारण है। इसके पीछे सामाजिक कारण भी है, इसके पीछे राजनीतिक कारण, और इसके पीछे धार्मिक कारण भी है। तो इस वीडियो में हमने आर्थिक कारण पर चर्चा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी बात को हमने आपको सही से समझाया होगा। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो अन्य कारण है क्या आप उस पर वीडियो चाहते हैं कि हम उस पर चर्चा करें, या नहीं चाहते तो भी लिख दीजिए ईमानदारी से कि हाँ आपका तर्क देने का तरीका हमें ठीक नहीं लगा, तो हमको नहीं देखना है। या अगर देखना चाहते तो हाँ लिख दीजिए, तो निश्चित तौर पर हम लोग आगे उस पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।